अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था वो एजे डेम्स्टर ने 1918 में इंट्रोड्यूस कराया था। 1940 में इसके कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट बनना शुरू हुए थे। 1960 में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की आइसोलेशन को करवाने के लिए। ठीक है, सो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री को हम मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों नहीं कह रहे। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री को मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर लाइट की एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व नहीं होती। क्योंकि इसमें लाइट की एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व नहीं होती तो इसका जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से, इसलिए हम इसे कॉमनली मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन क्योंकि बाकी सारे प्रोसेस के बाद इसका जो रिज़ल्ट है वो स्पेक्ट्रम ही की फॉर्म में आता है जैसे बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपीज में आता है, तो इसलिए हम इसको मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। सो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी इसकी टर्म। देन हम अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का जो प्रिंसिपल है वो कुछ इस तरह से है कि हम अपने और लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसको अंडर हाई वैक्यूम मैंने बम्बार्ड कराना है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब जैसे ही मैंने वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई तो हमारे पास ये जो आउटर मोस्ट मॉलिक्यूल का आउटर मोस्ट शेल है इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन डिसलॉज हो जाएगा, नॉकआउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और उसके नतीजे में हमें क्या मिल जाएगा, रेडिकल केटाइन मिल जाएगा। अब ये जो रेडिकल केटाइन हमारे पास बना है क्योंकि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसकी अपनी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। तो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत हाई एनर्जी है। ठीक है, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की जब एनर्जी हम इसको देंगे तो ये ना सिर्फ रेडिकल केटाइन बनाएगा बल्कि ये रेडिकल केटाइन फर्दर फ्रेगमेंट आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्रेगमेंटेशन इसकी दो तरह से होगी, एक तो ये कि हमारे पास अगेन एक रेडिकल केटाइन बन जाए और साथ में एक न्यूट्रल फ्रेगमेंट बन जाए, या फिर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट बन जाए और दूसरा जो है हमारे पास रेडिकल फ्रेगमेंट बन जाए। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ। सो यहाँ पे अब बेसिक प्रिंसिपल इसका इसी चीज़ पे बेस करता है कि आपने जब भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल के ऊपर या सैंपल के ऊपर बम्बार्डमेंट करानी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना कि 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हमने यूज़ किया है। तो आपने क्या कराना है, बम्बार्डमेंट करानी है अपने सैंपल मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की आपने बम्बार्डमेंट करानी है। ठीक है, तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर हम हाई एनर्जी यानी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराएंगे तो आगे फर्दर फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, लेकिन डबली चार्ज आइंस जो हैं इस केस में भी पॉसिबल नहीं होते, यानी इतनी हाई एनर्जी पे भी 2+ चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, बल्कि फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। जब आप इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन करेंगे तो फर्दर आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री की जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसमें सबसे पहले हमारे पास सैंपल इनलेट सिस्टम होता है। इसके अंदर जो हम सैंपल यूज़ करते हैं वो तीनों तरह का यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो सैंपल हम यूज़ कर रहे हैं अगर तो वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है तो उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे वेपराइजेशन चैम्बर लगा हुआ होता है सैंपल इनलेट के बाद, जिसमें हीटिंग कॉइल्स लगे होते हैं। ये हीटिंग कॉइल जो है हमारे सैंपल को अगर तो वो सॉलिड या लिक्विड में है तो उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से जो वेपर हैं वो आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर मूव करते हैं। आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। इलेक्ट्रॉन गन जो है वो प्रोड्यूस करती है हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे सैंपल के ऊपर जब फॉल करते हैं, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जब सैंपल पे फॉल करते हैं तो वहाँ से उसका एक इलेक्ट्रॉन डिसलॉज करवा देते हैं, नॉकआउट करा देते हैं और रिजल्ट में हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल आयन बन जाता है। ठीक है, सो ये जो आयनाइजेशन चैम्बर है, ये आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर आकर अगर तो सॉलिड, लिक्विड या गैस है तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ तरह की आयनाइजेशन जो टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई होती हैं।
अगर सॉलिड है तो उसमें डिफरेंट तरह की आयनाइजेशन मेथड यूज़ होगा, लिक्विड है तो और तरह से, गैस है तो और तरह से, जैसे कि इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट और केमिकल आयनाइजेशन अगर गैस फेज में होगा हमारा सैंपल, ठीक है, और सॉलिड में होगा तो फास्ट एटम बम्बार्डमेंट, उसके अलावा फील्ड डिसॉर्प्शन यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड में होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन जो है मेथड यूज़ किया जाता है। यानी आयनाइजेशन मेथड जो है वो वेरी कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम सैंपल जो है वो किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन ने आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए। वो इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक किए सैंपल के साथ, सैंपल के इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज कर दिया, निकाल दिया, और हमारे पास क्या बन गया, रेडिकल केटाइन बन गया। अब ये रेडिकल केटाइन जो है नेक्स्ट मूव करेगा नेक्स्ट चैम्बर के अंदर, जो कि है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर जो है कंप्राइज होता है दो स्लिट्स पे, एक स्लिट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पे नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। ये जो रेडिकल केटाइन है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये मूव कर जाएगा नेगेटिव वाली स्लिट की तरफ, और नेक्स्ट जो है ये जाएगा नेक्स्ट चैम्बर में, जो कि है वेलोसिटी सिलेक्टर। अब वेलोसिटी सिलेक्टर का क्या काम होता है, वेलोसिटी सिलेक्टर जो है सिर्फ स्पेसिफिक वेलोसिटी वाले चार्ज आइंस को ही अपने अंदर से पास आउट होने देता है। जैसे कि हमारे पास अब यहाँ पर जो चार्ज आइन आया, अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर जाएंगे, अगर उनकी वेलोसिटी कम हुई तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर जाएंगे। हमारी जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, और क्योंकि स्ट्रेंथ इक्वल होती है तो जो मॉलिक्यूल जिनकी चार्ज आइंस जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर जाएंगे, जिनकी कम होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ से आइंस जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा थी मैग्नेट की तरफ जाते हैं। यहाँ ये जो कंपार्टमेंट है बेसिकली दिस इज़ मैस एनालाइज़र। मैस एनालाइज़र में क्या होता है, दो बड़े मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि हमारा जो चार्ज आइन है वो जब इसमें से मूव करते हैं तो वो एक कर्व सी जनरेट कर देते हैं। जो लार्ज साइज़ वाले होते हैं आइंस वो बड़ी सारी कर्व देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में से जब गुजरते हैं तो, और जो स्मॉल वाले होते हैं वो छोटी कर्व फॉर्म करके डिटेक्टर पे फॉल करते हैं। जो यहाँ पे मैस एनालाइज़र जिसमें मैग्नेट लगे होते हैं, मैस एनालाइज़र जो है वो मुख्तलिफ तरह के यूज़ किए जाते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर, विच इज़ आयन ट्रैप मैस एनालाइज़र मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। उसके अलावा क्वाड्रोपोल मैस एनालाइज़र जो है वो भी यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास है डिटेक्टर। यहाँ से आइंस जो हैं मुख्तलिफ वेलोसिटी वाले मुख्तलिफ साइजेज़ वाले जो हैं वो फॉल करते हैं डिटेक्टर पर। डिटेक्टर जो है इनको डिटेक्ट करता है, ठीक है, इनके मैस टू चार्ज रेशो की बेस पे। डिटेक्टर जो है इसमें जो हम यूज़ करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में फैराडे कप डिटेक्टर है। उसके अलावा फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब्स भी एज अ डिटेक्टर यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। देन डिटेक्टर जो है इस सारी इंफॉर्मेशन को सेंड कर देता है एम्पलीफायर या रिकॉर्डर के पास। रिकॉर्डर जो है देन वो हमारा जो यहाँ पे जो डाटा आया होता है डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया होता है उसको पीक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और एक स्पेक्ट्रम जनरेट कर देता है। उस स्पेक्ट्रम को फिर हम स्टडी करते हैं और वहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट पीक्स आई होती हैं वो मैस टू चार्ज रेशो की बेस पे आइसोलेशन हो चुकी हुई होती है हमारे सैंपल की। आई होप सो कि आपको इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जो कि सेपरेशन करती है मैस टू चार्ज रेशो की बेस पे, और ये हमें रिलेटिव अबंडेंस के बारे में भी बताती है ऑफ द मॉलिक्यूलर आइंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इसकी एप्लीकेशंस हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है आइसोटोप्स की सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो ये इनको सेपरेट कर देती है, अलग अलग कर देती है या आइसोलेट कर देती है बेस्ड अपॉन देयर मॉलिक्यूलर
वेट। उसके अलावा जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है वो मॉलिक्यूल के फ्रेगमेंट्स को भी डिटरमाइन करती है इनके मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे। सो जहाँ कहीं पर भी मास टू चार्ज रेशो की बेस पे सेपरेशन करना होती है या मॉलिक्यूल के फ्रेगमेंट्स के बारे में मालूम करना होता है तो वहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो यूज़ की जाती है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है और इसका जो बेसिक जो इसका फंक्शन है वो यही कि ये मास टू चार्ज रेशो की बेस पे सेपरेशन कर देती है, तो हमें मॉलिक्यूलर वेट के बारे में भी पता चल जाता है आयंस के। सो जैसे कार्बन 12 है तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 12 है, कार्बन 13 का 13 है, कार्बन 14 का 14 है। इसी तरह बाकी जो आइसोटोप्स हैं उनकी सेपरेशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। होप सो कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई चीज़ जिसने आपको कंफ्यूज किया है तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।